नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? घर में रहो, स्वस्थ रहो, खूब पढ़ो, माता पिता का ध्यान रखो, खूब मेहनत करो और जीवन में सफल हो। 2 कक्षाएं मेरी संस्कृत की हो गई थी, 2 हिंदी की हो गई। बच्चों ने कमेंट के द्वारा ये बताया कि सर संस्कृत की नहीं होगी क्या? जो क्लासेज प्रारंभ कर दी जा चुकी हैं वो अनवरत चलती रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की बात मत सोचो। आप इतना सोचो कि जो पढ़ा दिया गया है उन पढ़ाई हुई चीज़ों का, पढ़ाए हुए बिंदुओं का आप बार बार आवृत्ति करते रहें। जो विषय प्रारंभ कर दिया गया है वो बीच में नहीं रुकेगा। आपको हिंदी भी उसी गति से मिलेगी और उसी गति से आपको संस्कृत विषय की प्राप्ति भी होगी। आज अपना जो बिंदु रहेगा वो संस्कृत विषय को लेकर के रहेगा। संस्कृत विषय में पिछली कक्षा में मित्रों हमने शिव सूत्र जाल पढ़ा था और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा उसका, बहुत शानदार रेस्पॉन्स रहा। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे थे, सीकर जयपुर इधर के बच्चे जो बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए थे, उन्होंने भी ये कहा, मैं सच कह रहा हूँ, सीकर जयपुर के टॉप मोस्ट संस्थाओं में जो पढ़ के बच्चे आए थे उन्होंने भी ये कहा कि सर आप वाला जो मैटर है वो अच्छा लगा। हालांकि वो विद्वान उच्च कोटि के, हम तो खैर बहुत ही अंतिम छोर पे आते हैं उनकी बुद्धि कौशलता के सामने, परंतु जब इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं तो ऊर्जा मिलती है। आपका अपना जो ये YouTube चैनल जो आप देख रहे हैं, स्टडी वे YouTube चैनल जो आप देख रहे हैं वो आपका अपना है, हमारा थोड़ी। हम तो सिर्फ अब क्या कर रहे हैं, आपको विषय उपलब्ध करवा रहे हैं। आप जितना स्नेह दिखाओगे, आप जितना सम्मान दिखाओगे, उतना हमारी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, हमारी शक्ति बढ़ती रहेगी। हम ये सोचेंगे भी हम बच्चों को और अच्छा उपलब्ध विषय करवाएं, है ना। तो ये जो आपका स्टडी वे चैनल है, इसमें आपका जो विश्वास है वो बना रहे, उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे, उसमें किसी प्रकार का विच्छेद उत्पन्न नहीं होने देंगे। इस प्रयास में हम सारे साथीगण लगे हुए हैं और आपने जो अनवरत जो आपने विश्वास दिलाया है अपने इस स्टडी वे चैनल पे, तो वो उसके लिए हम आपको बार बार शुक्रिया करते हैं। आज अपना जो विषय चलेगा वो संस्कृत में हमने संस्कृत का सामान्य परिचय हमने देख लिया था, त्रिमुनियों की बात हमने कर ली थी, प्रथम प्रवक्ता कौन है वो भी बात हमने कर ली, प्रथम व्याकरणकर्ता कौन है वो भी हमने बात कर ली, प्रथम वैयाकरण जो मानते हैं, एक शब्द आता है वैयाकरण, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैयाकरण, देखो एक तो शब्द होता है वैयाकरण और एक शब्द होता है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है, वैयाकरण जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, व्याकरण को जानने वाला होता है, वो वैयाकरण कहलाता है। और प्रथम वैयाकरण जो है वो भगवान इंद्र को माना जाता है, भगवान इंद्र को प्रथम वैयाकरण माना जाता है। व्याकरण क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं वो क्या है? व्याकरण है। व्याकरण से हम विषय की शुद्धता पर पहुंचते हैं। वैयाकरण, व्याकरण का ज्ञाता मित्रों, व्याकरण को जानने वाला, समझने वाला कौन कहलाता है? वैयाकरण। और प्रथम वैयाकरण जो कहलाते हैं वो इंद्र भगवान कहलाते हैं। ये बातें हमने पढ़ ली थी। शिव सूत्र जाल की हमने बात की कि पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान महेश की आराधना की, महेश प्रसन्न हुए, 14 बार डमरू बजाया, 14 सूत्र निकले, 14 सूत्रों का जो सूत्रीकरण किया, सूत्रबद्ध किया वो पाणिनि महोदय ने किया। और 14 सूत्रों से 44 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। 44 प्रत्याहारों से अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्रों का समावेश हुआ। प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच आता है, अंतिम सूत्र अ आता है। तो हमने इतनी बहुत सारी बातें हमने पढ़ी, हमने सूत्रों के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया। इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 15 होते हैं। रे प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? रे प्रत्याहार को कौन मानता है? कैयट मानता है, कौन नहीं मानता है? नागेश भट्ट उसका खंडन करते हैं। बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। शिव सूत्र जाल के बाद में जो विषय आता है वो संस्कृत में किसका आता है? संस्कृत वर्ण विचार। संस्कृत वर्ण विचार रीट वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी फायदे वाली बात क्या है? रीट वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी फायदे की बात है कि भाई वर्ण विचार का टॉपिक हिंदी में भी है और वर्ण विचार टॉपिक संस्कृत में भी है और सिमिलरिटी है, लगभग यहाँ पे क्या है? समानता है। तो
ये जो है ना, ये विषय उनके लिए बहुत फायदेमंद विषय रहेगा। वर्ण विचार की अगर बात की जाए तो कल हमने जो विषय पढ़ा था, हिंदी में जो विषय पढ़ा था वर्ण विचार का, वहां से अपन प्रारंभ करते हैं पुनः। तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल रहा हूं आज वर्ण। किस में पढ़ रहे हैं? संस्कृत में। ठीक। वर्ण कितने प्रकार के होंगे? तो वर्ण 2 प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार? 2 प्रकार। वही बात, हिंदी वाली बात, वो की वो बात। इसमें किसी प्रकार का कोई वो बात समझने वाली न समझने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, पहला तो कौन सा है? स्वर। अब हिंदी में तो इसको स्वर कह देते हैं और संस्कृत में इसको क्या कह देते हैं? अच। अच एक प्रत्याहार है, जो हमने बात पढ़ ली थी। ऐसे लेके च तक समस्त 9 वर्ण आते हैं। 9 के 9 कौन होंगे? स्वर होंगे। इसलिए संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं? अच। नंबर 2 व्यंजन, है ना। और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल। है से लेकर ल तक सारे व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं और स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, वर्ण 2 प्रकार के हो संस्कृत में, अच और हल। अच का मतलब क्या हो गया? स्वर। और हल का मतलब क्या हो गया? व्यंजन। अब मैं सबसे पहले बात करूं किसकी? स्वर की। नंबर 1 कौन? स्वर। संस्कृत में जो कुल स्वरों की संख्या होती है, अपन छोटी छोटी बात करें, कुल स्वर संख्या, कुल स्वर संख्या, कुल स्वर संख्या मित्रों कितनी है? 13। कल हमने बात की थी भाई, हिंदी में तो 11 है, संस्कृत में 13 है। और संस्कृत में 13 कौन से हो गए? 2 और बढ़ गए। कौन कौन से बढ़ गए? तो बड़ी री बढ़ गई और एक लरी बढ़ गई। इन दोनों को मिलाकर के कितनी होगी? 13। 11 कौन से हैं? हिंदी वाले, है ना। अब जो कुल स्वरों की जहां पे बात आती है, तो कुल स्वरों की बात ये आती है, देखो इधर 13 जो बात करते हैं अपन, ए, आ, ई, उ, छोटी री और बड़ी री और री, है ना। और फिर ए, आई, ओ और औ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल स्वर संख्या जो हो गई वो कितनी होगी? 13। हिंदी में कितनी है? 11 है। 2 कौन सी बढ़ गई भाई? 2 यही तो बढ़ गई ना, एक तो री बढ़ गई और एक कौन बढ़ गई? री। इनको करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अब इन स्वरों का वर्गीकरण किया गया। कल हमने हिंदी वाली कक्षा में बात की थी कि पाणिनि महोदय ने मुर्गे की बांग से, कुकड़ू कू की हमने बात की थी, मुर्गे की बांग से स्वरों का जो उच्चारण काल के आधार पे विभाजन किया, वो बात यहां आती है। इन्होंने कहा कि स्वर कितने, संस्कृत कहती है कि स्वर के कितने भेद, है ना। ये बात यहां पे पूछता है कि स्वर के भेद, स्वर के भेद, स्वर के भेद। तो स्वर के भेद कितने हैं मित्रों? स्वर के भेद हैं 3। स्वर के भेद कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं अपन देखते हैं। पहला जो भेद आता है, वही बात, वही सेम टू सेम हिंदी वाला, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है मित्रों। ह्रस्व पढ़ा था हमने, इसे क्या कहते हैं? लघु। इसे क्या कहते हैं? मूल। इसे क्या कहते हैं? एकमात्रिक। एकमात्रिक स्वर। बस, है ना। स्वरों के भेद कितने हो गए? 3 हो गए। पहला वही जो हमने हिंदी में पढ़ा था, वो का वो, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। दूसरा अपन पढ़ते हैं क्या इसमें? दूसरा पढ़ते हैं अपन दीर्घ। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दीर्घ पढ़ लिया, है ना। और दीर्घ के बाद इसी को क्या कहते हैं? गुरु। और इसे ही क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। ठीक। तीसरा जो भेद अपन पढ़ते हैं, वो तीसरा भेद कौन सा पढ़ते हैं बेटा? तीसरा हमने बात की थी प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। ये बातें हमने पढ़ी, है ना। तो स्वर के भेद कितने हो गए? 3। कौन कौन से हो गए? ऋस्व, दीर्घ, प्लुत। ऋस्व को क्या कहते हैं? लघु। लघु को क्या कहते हैं? मूल। मूल को क्या कहते हैं? एकमात्रिक। मूल क्यों पढ़ा हमने? हिंदी वाले कक्षा में पढ़ा था कि मूल क्या है? मूल का मतलब वे वर्ण जिनसे अन्य वर्णों का जन्म हुआ, जिनसे अन्य वर्णों का निर्माण हुआ, वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? मूल वर्ण कहलाते हैं। अब इनकी संख्या की जो बात आती है, ऋस्व स्वर हिंदी में 4 थे, लेकिन संस्कृत में कितने हैं? 5। कौन कौन से हो गए 5? वो अपने को ध्यान में रहने चाहिए। ए,
ई, उ, री और री बढ़ जाता है उसमें। हिंदी में री कम हो जाता है, यहाँ पे री बढ़ जाता है। तो ये कितने हैं? 5। संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी? 5 है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन सा नहीं आता उसमें? उसमें ये आप मित्रों री नहीं आता। हिंदी में री कम हो जाता है और संस्कृत में री बढ़ जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब कितने दीर्घ है ना? तो दीर्घ में देखो कितने बच गए भाई? 5 तो ये आ गए, टोटल 13 थे, कितने बच गए? 8। ये 8 दीर्घ हो जाएंगे, है ना? हिंदी में कितने थे? 7। दीर्घ में कितने हो गए? 8। 8वां कौन सा बढ़ गया? बड़ी री बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए आई, ओ औ। 8 हो गए, है ना? ये सारे के सारे बन गए। अब इनको हम कह सकते हैं, ये जो वर्ण है ऊपर वाले, ये जो वर्ण है, इनको अपन क्या कह सकते हैं? इनको अपन कह सकते हैं संधि स्वर। संधि स्वर। और इनको हम क्या कह सकते हैं? इन चारों को क्या कह सकते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। बस सिंपल है। वही बात अपने को याद रखें। त्रिमात्रिक स्वर की संख्या कितनी मानी जाती है? त्रिमात्रिक स्वर की संख्या 8 या 9। 8 या 9। 8 या 9 से क्या मतलब हुआ वो अपन देखते हैं। 8 या 9 से मतलब ये है कि भाई यहां पे बात करता है कि दीर्घ। अब दीर्घ की संख्या कितनी थी? 8 प्लस 1 री, है ना? अब कुछ विद्वान तो इस री को मानते हैं, कुछ विद्वान इस री को नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो संख्या हो जाएगी 8 और मान लेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 9। बस इतना याद रखना है। अब एक बार सेकंड ग्रेड में परीक्षा में प्रश्न आया था कि भाई पाणिनि अनुसार संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या, वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है? 63 या 64। वहां पे ऑप्शन था 63 या 64, 63 या 64। ऐसा कैसा विकल्प में आया था? ये 63-64 का जो अंतर आ रहा है ना, वो 8 या 9 की वजह से आ रहा है। री को मानेंगे तो 64 और नहीं मानेंगे तो 63। और ऐसा कैसा विकल्प आया था? ये यहाँ का अंतर पड़ता है ना? तो याद रखेंगे। अपन बताएंगे, अपन बात करेंगे 63-64 वर्ण कौन कौन से होते हैं, वो भी अपन बात करेंगे। अपन अगर 63-64 की बात करें कि भाई 63-64 वर्ण पाणिनि के अनुसार कितने कौन कौन से होते हैं, तो अपन बात करें, देखो स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? ऐसे जोड़ो, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 13 और 9 22, है ना? तो 21 या 22। अब कई बार मित्रों समझ में नहीं आता यार 21-22 स्वर संज्ञा स्वर 21-22, तो इन तीनों के जोड़ने, ऋष्व दीर्घ प्लुत तीनों के जोड़ने। 5 किसके हैं? ऋष्व के। 8 किसके हैं? दीर्घ के। और 8 या 9 किसके हैं? प्लुत के। तो 8 और 5 13, 13 और 9 22। प्लुत के बारे में मैंने बहुत अच्छे से कल बता दिया था। प्लुत का मतलब क्या होता है? प्लुत का मतलब स्वर की इस ऋष्व से 3 गुना समय, ऋष्व से 3 गुना समय किसी दूर खड़े व्यक्ति को अपन आवाज मारते हैं। किसी का नाम मान लीजिए राम, राम नाम है, अपन उसको जोर से आवाज मारते हैं तो राम राम, ये आ की जो ध्वनि है जो लंबी जा रही है वो कौन सा स्वर कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। क्रिकेट है, क्रिकेट चल रहा है, उसमें है ना धोनी बैटिंग करने के लिए आ रहा है, तो सारे जो पब्लिक है वो सारी जो है वो जोर जोर से चिल्लाती है धोनी धोनी। तो ये जो ओ की मात्रा है, ये ओ कौन सा स्वर होता है? प्लुत। मतलब प्लुत स्वर कौन सा होता है? जिसकी मात्रा, जिसकी ध्वनि क्या हो, इससे 3 गुना हो, ऋष्व से 3 गुना हो, वो कौन सा स्वर कहलाएगा? प्लुत स्वर कहलाएगा। और प्लुत स्वर की संख्या कितनी है? 8 या 9। और स्वरों की कुल संख्या जो पाणिनि मानते हैं वो कितनी मानते हैं? 21 या 22। नेक्स्ट की बात जो आती है वो क्या आती है? व्यंजन। व्यंजन, और व्यंजन आपको सबको पता है कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। अगली जो बात आती है वो किसकी बात आती है कि भाई ये तो हो गई, चलो भाई ये 33 व्यंजन हो गई, है ना? फिर क्या आती है? एक अनुस्वार आ जाता है। क्या आ जाता है? अनुस्वार आ जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार एक वर्ण है ना? फिर कौन सा आ जाता है? फिर आता है विसर्ग। विसर्ग आ जाता है। विसर्ग, विसर्ग भी कितने हैं? एक है। फिर कौन सा आ जाता है? फिर आता है आपका यम वर्ण। यम वर्ण, यम वर्ण, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। फिर कौन सा आ जाता है? फिर एक आता है दुह स्पृष्ट वर्ण। दुह स्पृष्ट वर्ण,
इसकी संख्या कितनी है? 1 है। फिर आपका कितने हो गए? 33 बाई 55, 55 1 56, 56 और 1 57, 57 1 58, 58 4 62 होने की चेती हैं 63 या 64। तो एक आपका आ गया जीव्यामूल, जीव्यामूल और जीवामूल 1 होता है। एक आता है आपका उपदमान्य, उपदमान्य वर्ण, तो उपदमान्य 1। इन सबको जोड़ेंगे ना, इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितने बनेंगे? ये 64 बनेंगे। कितने बनेंगे? 64। देखो 55 56 57 4 61 62 63 64 64 बनेंगे। अब इसमें ये कहता है कि अगर 21 मानोगे ना, 21 मानोगे तब तो कितने हो जाएंगे? 63। और नहीं भाई 22 मानोगे तो कितने हो जाएंगे? 64। तो पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में जो वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं, वर्ण काम में लिए जाते हैं, उन वर्णों की संख्या कितनी है? 63 या 64। बात आपके समझ में आ गई होगी। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में या संस्कृत में वर्णों का जो प्रयोग किया जाता है वो कितने वर्ण माने गए हैं? 63 या 64। 63 64 में स्वर कितने हैं? 21 या 22। 21 या 22 ये ऐसा कैसा ही है मित्रों? 21 और 22 का मतलब क्या हुआ? ये 21 और 22 क्यों आ रहा है? यहाँ पे कारण क्या है भाई? 5 तो है हरिश्व, 8 है दीर्घ, 8 और 5 हो गए 13 और प्लुत संख्या कितनी मानी है? 8 या 9। 8 या 9 का मतलब कुछ कहते हैं कि बिलरी को मानो और कुछ कहते हैं हिलरी को मत मानो। अगर मानेंगे तब तो 9 हो जाएंगे और नहीं मानेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो 13 और 9 22, मानेंगे तो 22 और नहीं मानेंगे तो 21। 33 होते हैं व्यंजन, एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार का पता सबको है कि वह अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार क्या होता है? जैसे ए के ऊपर क्या लगा होता है? ये अनुस्वार है। फिर विसर्ग, विसर्ग का सबको पता है भाई, विसर्ग ये है, ये विसर्ग है। उसके बाद में यम वर्ण, यम वर्ण कितने हैं? 4 हैं। अब यम वर्ण क्या होते हैं भाई? जैसे ये आ जाए क क ख ख ग ग घ घ, ऐसे है ना। 2 वर्ण, दो वर्ण, दो आधे दो वर्णों का गुच्छा जहां पे होगा वो कौन से वर्ण हो जाएंगे? यम वर्ण हो जाएंगे। और यम वर्ण में जो 2 आधे वर्ण है, 2 आधे वर्ण में से जो पहला आधा है उसको यम वर्ण कहते हैं। यम वर्णों की संख्या इतनी 4, क ख ग घ, क ख ग घ, ये 4 वर्ण, क ख ग घ, ये क्या है? यम वर्ण है। क्या है भाई? यम वर्ण। और यम वर्णों की संख्या कितनी है? 4। 2 आधे वर्णों में से एक जो होगा वो कौन सा होगा? यम वर्ण होगा। ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है? दुह स्पृष्ट वर्ण आता है। दुह स्पृष्ट वर्ण जो है मित्रों, वो हिंदी में जो अपन अड़ लिखते हैं, हिंदी में जो अपन अड़ जो लिखते हैं, बादल है ना, जड़ जमना रो पानी कहीं ल्याऊं वर्षिया, जड़ अड़, ये जो अड़ है, इस अड़ को क्या नाम दिया गया है? दु है स्पृष्ट वर्ण नाम दिया गया। जीव्यामूल, जीव्यामूल क्या है भाई? जीव्यामूल है कै और ख, कै और ख से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह, है ना, अर्ध विसर्ग चिन्ह। अर्ध विसर्ग, अर्ध का मतलब आधा होता है। देखो पूरा विसर्ग ऐसे होता है, अब इसको आधा आधा मिटा दिया जाए, आधा आधा मिटा दिया जाए, इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। ये जीव्यामूल एक ही वर्ण होता है, ये 2 लगते हैं। बच्चे कहते हैं सर ये 2 है, 2 नहीं है भाई, ये एक ही वर्ण है। उपदमानीय, उपदमानीय में क्या होता है? उपदमानीय में पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह। उपदमानीय में पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह। उपदमानीय में पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह, है ना। तो इनको क्या कहते हैं? उपदमानीय। अब ये 2 वर्ण नहीं है, ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है। ठीक है। इन सबको मिलाकर के जो वर्ण संख्या आती है वो कितनी आती है? 63 या 64 आती है। लरी को मानेंगे तो 64, नहीं मानेंगे तो 63 पूरा बोर्ड। ठीक। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संस्कृत वर्ण विचार। ठीक है। संस्कृत वर्णों को हमने कितने भागों में बांटा? हमने संस्कृत वर्णों को 2 भागों में बांटा। हमने पढ़ा स्वर, स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। फिर पढ़ा व्यंजन, व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्रत्याहार हैं, आप सबको पता है प्रत्याहार हैं। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? आपने कल पढ़ा था कि आदिर अंतेन संहिता, आदिर अंतेन संहिता, ये आपने पढ़ा था। प्रारंभ से लेके अंत तक, प्रारंभ से लेके अंत तक जो है वो जो वर्ण आएंगे वो उनकी संहिता संज्ञा होगी। और संहिता ही क्या है? प्रत्याहार है। ऐसे लेके चय तक, है से लेके ले तक। हमने बहुत अच्छे से इन बातों को पढ़ लिया। फिर हमने सबसे पहले बात की स्वरों की। स्वर कह दो चाहे इसको अच कह दो, बात तो ये की है। स्वर कह दो चाहे इसको अच कह दो, ठीक है। उसके बाद में कुल स्वर संख्या कितनी है भाई?
13 है। कौन से बढ़ गए? री और री, ये घट जाते हैं हिंदी में और संस्कृत में बढ़ जाते हैं। ये टोटल हमने स्वर लिख लिए, संस्कृत में 13 लिख लिए। स्वर के भेद पढ़े 3, है ना, स्वर के हमने भेद पढ़े। स्वर के भेद कितने पढ़े? 3 पढ़े। पहला कौन सा है? ह्रस्व, लघु, मूल, एकमात्रिक स्वर। ठीक है, ये कितने हैं? 5 हैं भाई। ये कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री, री, ये 5 क्या है? ऋष्व स्वर है। फिर हमने कौन सा पढ़ा? दीर्घ, इसको क्या कहते हैं? गुरु, इसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। ये कितने हैं? 8, ये 8 बता दिए। ये क्या है? संधि स्वर है। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। तो संधि स्वर 4 हो गए, संयुक्त स्वर 4 हो गए। प्लुत, प्लुत की संख्या कितनी बताई गई है? 8 या 9। ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है प्लुत में। 8 या 9, 8 या 9 का कारण क्या है? री को मानेंगे तो 9, नहीं मानेंगे तो 8, ये बात आ जाती है। फिर पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में काम मिले जाने वर्णों की कुल संख्या 63 या 64, और इसमें आ गए आपके स्वर आ गए कितने? 21 या 22, व्यंजन आ गए 33, एक आ गया अनुस्वार, एक आ गया विसर्ग, एक आ गया यम वर्ण, एक आ गया दुहस्पृष्ट, एक आ गया जीवामूल्य, एक आ गया उपधमानीय, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 64। 21 मानेंगे तो 63 और 22 मानेंगे तो 64, ये बात आ गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने इस बात को पढ़ लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो और बहुत अच्छा आप हमें संबल दे रहे हो, शक्ति प्रदान कर रहे हो, ऊर्जा बढ़ा रहे हो हमारी। हम और अच्छा विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। ये आपसे हमारा एक निवेदन रहता है। बाकी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। आप इतना अच्छा पढ़ोगे कि आपकी आत्मा खुद ये कहेगी, आपका हृदय, आपका दिल ये कहेगा कि हाँ यार, हमारी जो पढ़ाई चल रही है वो उत्तम चल रही है, श्रेष्ठ चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। अब अगर अपन आगे बात करें तो इसमें एक विषय और आता है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण किया गया। स्वरों का वर्गीकरण, यहां थोड़ी सी एक बात आती है, बहुत गौर से, बहुत सावधानी से इन चीजों को समझना है। जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो किताबों में बच्चे पढ़ते हैं, और जिनकी विषय संस्कृत नहीं रहा होता है उनकी ये बात समझ में आती नहीं है। बहुत गौर से पढ़ना है, बहुत सावधानी से पढ़ना है। स्वरों का वर्गीकरण क्या बात आती है मित्रों? बात ये आती है, देखना, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक व अनुनासिक। अनुनासिक, ये जो मैंने नाम लिखे हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाएं, और अनुनासिक जो केवल मुख से बोले जाएं, वो अनुनासिक। इनके आधार पर स्वरों का पुनः क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। वो कैसे किया गया है मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। देखना, मैं इनको एक बार मिटा रहा हूं, इसको अपन थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, नहीं तो आपकी समझ में आएगा नहीं। देखना इधर भाई, अपन ने बात क्या की? हमने ये बात की कि स्वर जो है वो क्या है? ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है, 3 है। बेटा ये चीजें जो है ना वो किताबों में समझ में नहीं आती हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। स्वर 3, ह्रस्व, दीर्घ और, ठीक। अब मैं एक तरफ तो लिख रहा हूं क्या? एक तरफ तो लिख रहा हूं उदात्त, एक तरफ लिख रहा हूं अनुदात्त, और एक तरफ लिख रहा हूं मैं स्वरित। ठीक, अनुनासिक और अनुनासिकता के आधार पर अपन अगर बात करें तो ह्रस्व में क्या है भाई? ह्रस्व में क्या है? ह्रस्व में ए, ई, उ, री और ली। दीर्घ में क्या है? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ और अ। और प्लुत में ये सारे के सारे हैं, ये नीचे ऊपर वाले सारे के सारे हैं। तो देखना जरा, ह्रस्व में क्या क्या है? 5 वर्ण है। दीर्घ में कितने हैं? ये 8 वर्ण है। प्लुत में ये के 8, ये 8। ठीक, अब देखना जरा,
मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ए उठाया, किसका, हरिश्व का ए उठाया, और मैंने यहां पे क्या लिखा वो देखना, मैंने क्या लिखा वो देखना। मैं क्या कह रहा हूं कि हरिश्व ए उदात्त अनुनासिक, हरिश्व ए उदात्त अनुनासिक। देखना ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, हरिश्व ए उदात्त अनुनासिक। ठीक, फिर मैंने क्या लिखा, हरिश्व ए उदात्त अनुनासिक। ठीक, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अनुदात में आ जाइए, अनुदात, हरिश्व ए अनुदात अनुनासिक। ठीक, और इसमें मैंने क्या लिखा, हरिश्व ए अनुदात अनुनासिक। ठीक, इसी प्रकार उसमें आ जाइए, क्या, हरिश्व ए स्वरित अनुनासिक, और इसमें आ जाइए हरिश्व ए स्वरित अनुनासिक। मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और दो नाम और बताए थे, मैं लिख देता हूं। एक तो होता है अनुनासिक और एक है अनुनासिक। ठीक, अनुनासिक और अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिकता के आधार पे स्वरों का पुनः क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखा, मैं सारे नहीं लिखेंगे, अपन इतना लिख लिया, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 3 बिंदु लिख लिए। फिर हमने इनके आधार पे क्या किया, अनुनासिक, अनुनासिक, हरिश्व ए एक लिया मैंने, हरिश्व ए उदात्त अनुनासिक, हरिश्व ए उदात्त अनुनासिक, अनुदात्त, हरिश्व ए अनुदात्त अनुनासिक, और हरिश्व ए अनुदात्त अनुनासिक, हरिश्व ए स्वरित अनुनासिक, हरिश्व ए स्वरित अनुनासिक। ये कितने हो गए मित्रों, ये कितने हो गए, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए वर्ण के भेद पूछे जाएं तो 2 और 2 4 और 2 6। इसका मतलब ए के भेद कितने हो गए, 6। ठीक, अब मित्रों मुझे ये बताओ, ये जो ए है, ध्यान से समझना, बहुत प्रेम से समझना, ये जो ए है वो हरिश्व में है, बिल्कुल ठीक है। हरिश्व के भेद कितने हो गए, 6 हो गए, 2 उदात्त के, 2 अनुदात्त के, 2 स्वरित के, इन सबको तीनों को मिलाया, ए के भेद हो गए 6। अब मुझे बताओ, इस दीर्घ में जो आ बना है वो ऐसे ही तो बना है, ए प्लस ए बराबर आ। इसका मतलब ये ए हरिश्व में भी है, ए दीर्घ में भी है, और ए प्लुत में भी है। अब अगर हरिश्व का 6 हुआ तो दीर्घ का भी कितना होना है, 6 ही होना है, और प्लुत का भी कितना होना है, 6। और इन तीनों को मैं जोड़ूं तो कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 18। एक बार पुनः समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए, हम स्वरों का क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण, किसके आधार पे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पे, और अनुनासिक और अनुनासिकता के आधार पर। ठीक, सबसे पहले मैं हरिश्व लेके आया, हमने पढ़ा है कि स्वर 3 होते हैं, हरिश्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, हरिश्व में 5 होते हैं, दीर्घ में 8 होते हैं, प्लुत में 8 या 9 होते हैं। ठीक है, हरिश्व का ए उठा के लेके आया, हरिश्व ए पहले उदात्त में बांटा, अनुदात्त में बांटा, स्वरित में बांटा, 2-2 भागों में बट गए, अनुनासिक और अनुनासिक आधार पे 2-2। इसका मतलब ए के कितने भेद हो गए, 6। अगर तीनों में पूछे कि ए के तीनों में कितने भेद हैं, तो 6 6 12 और 6 18। मित्रों, तो ए के कितने भेद हो गए, 18। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, मैं यहां पे नोट लगा लिख रहा हूं, ए के भेद, और ए के ही क्यों, और देखना, जो स्वर, जो हरिश्व दीर्घ प्लुत का स्वर जो तीनों में है, इसका मतलब 6 उनके सबके 18 होंगे। ई भी तीनों में है, अब यहां पे 6 हटा रहा हूं मैं, इसके ए के कितने कर रहा हूं, 18। ई भी तीनों में भी है, ई भी तीनों में है, इसका मतलब ई के भी कितने हैं, 18 है ना। ऊ भी तीनों में है, तो ऊ के भी कितने हैं, 18 है। री भी तीनों में है, इसका कितना है, 18। लेकिन री किस में नहीं है, दीर्घ में नहीं है, प्लुत में है, इसका मतलब री के कितने हैं, 12। ए आई ओ औ ये चारों
ह्रस्व में नहीं है, सिर्फ किस में है, दीर्घ और प्लुत में है। इसका मतलब इन चारों का जो है वो कितने कितने हैं, 12। एक बार पुनः सुन लीजिए, ध्यान से समझिए। स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ठीक। ह्रस्व में 5, दीर्घ में 8, प्लुत में 8 या 9, ठीक। हमने इनका वर्गीकरण किया उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पे, और अनुनासिक और अनुनासिकता के आधार पे। सबसे पहले मैं ह्रस्व का ए लेके आया, ह्रस्व ए, ह्रस्व ए, उदात्त उदात्त। दो ही तो भागों में बांटना है, अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिक। इसी प्रकार अनुदात्त में बांट दिया, ह्रस्व ए अनुदात्त, ह्रस्व ए अनुदात्त, अनुनासिक अनुनासिक। इसी प्रकार स्वरित में बांट दिया, ह्रस्व ए स्वरित, ह्रस्व ए स्वरित, अनुनासिक अनुनासिक। कितने हो गए, 2 2 2 4 6। अब इसी प्रकार अगर मैं दीर्घ लेके आऊं, देखना इधर, दीर्घ ए, दीर्घ में आ है लेकिन ए ही तो है ना, तो हम करेंगे दीर्घ आ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ आ उदात्त अनुनासिक। इसी प्रकार प्लुत में लेके आऊंगा, तो 2 और 2 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18। तो ए के कितने हो गए, 18। ये तीनों में है इसलिए 18, ई तीनों में है इसलिए 18, ऊ तीनों में है इसलिए 18, री तीनों में है इसलिए 18, और री 2 में ही है, किसमें, ह्रस्व में और प्लुत में। किस में नहीं है, दीर्घ में नहीं, इसलिए कितने हो गए, 12। ए ऐ ओ औ ये भी 2 में ही है, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व में नहीं है, अतः 6 कम हो गए, कितने हो गए, 12 12। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए, ई, ऊ और री में से सभी के 18 18 भेद होते हैं, 18 18 भेद होते हैं। एक बात। दूसरी बात, बच गया क्या, री, री के 12 भेद होते हैं। ये 18 18 है, ये 12 भेद होते हैं, ठीक। बच गया क्या, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ। इनके कितने कितने हैं भाई, में से सभी के 12 12, कितने, 12 12। क्यों बताते हैं, 12 12 भेद होते हैं, भेद होते हैं। अच्छा, इसके बारे क्यों है, मैं लिख रहा हूं इसमें इसके बारे क्यों है, ये दीर्घ अभाव, दीर्घ में नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, दीर्घ में नहीं है, इसके कारण। और इसके बारे क्यों है, क्योंकि ये किस में नहीं है, ह्रस्व में नहीं है। अब 1 के 6 होते हैं, ह्रस्व के 6, दीर्घ के 6, प्लुत के 6। अब इसमें दीर्घ नहीं है तो 6 कम हो गए, 6 कम हो गए तो कितने हो गए, 12। और इसमें क्या, ह्रस्व नहीं है, ह्रस्व नहीं तो 6 कम हो गए, 12 12 भेद हो गए। लेकिन यहां पे एक छोटा सा घुमाव आता है, वो अपने को थोड़ा ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वहां पे क्या बात आती है, परीक्षा में प्रश्न क्या आता है, मैं थोड़ा ऊपर वाला मिटा देता हूं विषय, बाद में अपन बात करते हैं। देखिए, परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है, वो अपन को समझना है, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न आ गया कि एक प्रश्न तो आया, अकारस्य कति भेदः, कति भेदः, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या आ गया, अत वर्णस्य कति भेदः, 2। तीसरा प्रश्न क्या आएगा, रीकारस्य कति भेदः। चौथा प्रश्न क्या आता है, चौथा प्रश्न क्या आता है, लीकारस्य कति भेदः। एक प्रश्न क्या आता है कि लृत वर्णस्य कति भेदः। एक प्रश्न क्या आता है, ऋत वर्णस्य कति भेदः। मित्रों बहुत अच्छे से समझना है इसको, बहुत अच्छे से देखना।
ए कारस्य, ज्यादा कुछ भी कर, ए कार, कार मानी ध्वनि होता है, सिर्फ कार लगाया तो इसका मतलब एक का ही पूछा है, ए कार मतलब ए का, ए के कितने भेद है, ठीक है। हम कार देखो यहाँ पे री कार से सिर्फ किसका पूछा है, री का, री कार से सिर्फ किसका पूछा है, री का। कार का मतलब ध्वनि है, कार का मतलब, इसमें कोई लफड़े पड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ए के कितने भेद है, री के कितने भेद है, री के कितने भेद है। बहुत आराम से समझना है, बहुत फंसी हुई चीजें हैं, बहुत इसको आराम से निकालना भी है, बहुत बहुत उलझन वाली चीज है। ए कार के कितने भेद है, हमने क्या पढ़ा कि ए ई उ री में से सभी के कितने कितने भेद होते हैं, 18। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया भाई, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया कितने, 18। बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या आ गए, 18। अत, अब री कार और री कार बाद में बात करूंगा मैं। अत, अगर मित्रों वर्ण के आगे तय लिख गया तो इसका एक सूत्र आता है, तय परस्त कालस्य। सूत्र क्या आता है, सूत्र क्या आता है, तय परस्त कालस्य, तय परस्त कालस्य, तय परस्त कालस्य, तय पर, तय पर, तय पर मानी सामने, तय मानी पर मानी बाद में भी कह सकते हैं। तय, अगर वर्ण के पर मानी बाद में क्या लग गया, तय लग गया, काल मानी समय, तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, ये तय है ना, इस तय का मतलब ये है, ये तय ये बात कहता है कि आपको जो आपने स्वरों के वर्गीकरण किया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, 3 प्रकार से आपने वर्गीकरण किया, उसमें से एक का ही लेना है। एक का मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों में से एक का ही लेना है, और एक का भेद कितने हैं, 6। हमने बात की थी ए के कितने, 6। यहां पे अगर तय लग गया मित्रों, तय लग गया, इसका मतलब एक का ही लेना है, और यहां पे इसका आंसर क्या होगा, 6। याद रखेंगे। अब अगर री कार की ध्वनि पूछी है, री कार पूछा है, लित पूछा है, रित पूछा है, यहां पे एक ट्विस्ट क्या आता है, यहां पे एक सूत्र आता है कि री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये सूत्र आता है मित्रों, क्या सूत्र आता है कि री वर्णीय मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम। समझना, इसमें क्या है, री और री वर्ण मिथ है, आपस में सावर्ण्यम समान वर्ण वाच्यम कहलाते हैं। क्या बताया कि री और री वर्ण आपस में समान वर्ण कहलाते हैं। री और री वर्ण आपस में समान वर्ण कहलाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको री के भेद पूछे तो री के जोड़ के बताने हैं, चाहे पूछे ना पूछे। री का पूछा है, यहां पे देखो किसका पूछा है, री का, इसका मतलब यहां पे अपने को री और री दोनों के जोड़ के बताने मित्रों। और री के कितने हैं, 18, और री के कितने हैं, 12, और 18 और 12 30, ये दोनों जोड़ के बताने हैं, और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 30 होगा। याद रखेंगे, क्या कहा, री कार से कति वेदा, और यहां पे बात क्या की कि री और री वर्ण आपस में क्या होते हैं, समान वर्ण होते हैं, तो री के साथ री का जोड़ना है। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो 18 और 12 कितने हो गए, 30। अगला पूछा है री कार, अब देखो यहाँ पे री की कोई जिक्र नहीं की, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितने होंगे, 30। कैसे, री के 12 और री के कितने, 18, तो हमें कितने बताने हैं, 30 बताने हैं। लिथ, अगर अब देखो क्या आ गया, तय, तय परस्त कालस्य, अगर किसी वर्ण के आगे तय लग गया, अगर किसी वर्ण के आगे तय लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत में से एक का ही लेना है। एक का लिया था हमने अत का लिया था, कितने आए थे, 6। लेकिन ट्विस्ट क्या है, मोड क्या है, समझना क्या है, वो ये समझना है। मैंने क्या कहा, री और री आपस में समान वर्ण होते हैं, यहां पे अगर जोड़ा गया तो यहां पर भी जोड़ो, यहां पर भी आप जोड़ेंगे मित्रों, तो री के 6 और री के 6, और इन दोनों को मिलाकर कितने होंगे, 12 होंगे। अब रित का पूछा है तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं, अब आप खुद समझदार हैं, 6 + 6 बराबर कितने, 12। अगर तय लग गया तो दोनों जोड़ो, और तय नहीं लगा तो ये जोड़ो, सिंपल सी बात। री का पूछे तो री का जोड़ के बताना है, री का पूछे तो भी री का जोड़ के बताना है। अगर इनमें तय लग गया तो भी जोड़ना है, परंतु कितने कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं। इतना आपको याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, किसके आधार पे पढ़ा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अनुनासिक। हमें ये बात याद रखनी है, ए ई उ री,
सबके 18-18 भेद होते हैं। लेकिन री का पूछे तो री का जोड़ के, री का पूछे तो री का जोड़ के, और अगर री और री के आगे तय लग गया तो 6 और 6 12, 6 और 6 12। ए ऐ ओ औ में सभी के कितने कितने 12, किसके अभाव में? ऋस्व के अभाव में, री के, दीर्घ के अभाव में कितने हैं? 12। शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत अच्छे से मैंने इन चीजों को समझाया। फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैं कल पुनः इनको दोहरा दूंगा एक बार, कोई विषय नहीं है। ये सारी चीजें अपनी हो गई हैं और हमने स्वरों का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं और नेक्स्ट अपन आगे बिंदु में चलते हैं। बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ने में, पढ़ाने में, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में बड़ा मजा आ रहा है। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, बहुत शानदार पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूटी में भी आ रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं अपन आगे अपन देखेंगे क्या। स्वर तो हमने पढ़ लिया भाई, स्वर तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? व्यंजन। और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक, अब व्यंजन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहली बात हमने की क्या? कुल व्यंजन वर्ण, वही हिंदी वाले। संस्कृत में कितने होते हैं? 33 होते हैं भाई, सीधी सी बात है ना। तो फिर अगली जो बात आती है वो क्या आती है? व्यंजन या हल के भेद या प्रकार कितने? 3। कितने भाई? 3। कौन कौन से? देखना, पहला स्पर्श व्यंजन, या इन्हीं को मित्रों उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित वर्ण, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब ये व्यंजन के हुए 3 पार्ट। व्यंजन के 3 पार्ट हो गए मित्रों। व्यंजन को हमने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब इसका एक सूत्र आता है, क्या? कादयो है मावसाना स्पर्शः। कादयो मावसाना स्पर्शः। ठीक, क्या मतलब हुआ? कै आदयो, आदयो में आदि, कै आदि कैसे? आदि मानी प्रारंभ, प्रारंभ के कैसे लेकर मैं अवसान मानी होता है तक। अवसान का मतलब होता है तक। कैसे, प्रारंभ के कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होंगे वो कौन से वर्ण होंगे? स्पर्श। याद रखना, मैं छोटी सी बात लिख रहा हूं यहां पे। 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग जो अपने आगे संधि में बहुत काम आएंगे। 5 वर्ग देखना कौन कौन से? कै, च, ट, त और पै। ये 5 वर्ग होते हैं और इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। देखना, क ख, ग घ, अंग, च छ, ज झ, य, ट ठ, ड ढ, अण, त थ, द ध न, प फ, ब भ म। 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं मित्रों। सूत्र ने क्या कहा? आदि के कैसे, प्रारंभ के कैसे लेकर कहां तक मैं तक के जो वर्ण है वो कौन से वर्ण कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण या उदित वर्ण। और मित्रों इनकी संख्या अगर देखी जाए 5 वर्ग है और 5 में 5-5 वर्ण है तो कुल वर्ण कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। स्पर्श वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 25। कहां से लेके कहां तक? कैसे लेके मैं तक।
ठीक है, कादयो मावसाना स्पर्शा। दूसरी बात आती है अंतस्थ की। अंतस्थ क्या कहता है? यणो अन्ते अंतस्थः, यणो अन्ते अंतस्थः, यणो अन्ते अंतस्था। इसका मतलब यण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार इतनी भी याद नहीं रखी तो याद रखो भाई, क ख ग में प फ ब भ म के बाद में जो लाइन आती है वो कौन सी आती है? यरलव, यवरल। संस्कृत में सही क्रम ये है, यरलव सही क्रम नहीं है, सही क्रम क्या है? यवरल है। ठीक है, ये चार वर्ण जो हैं वो कौन से वर्ण हैं? अंतस्थ। यरलव नहीं होता मित्रों, वो उल्टा क्रम होता है, बिगड़ा हुआ क्रम है। सही क्रम पाणिनि ने क्या लिखा था? यवरल लिखा था। और यवरल जो है प फ ब भ म के बाद में आते हैं और इसलिए अंतस्थ। अंत मानी हृदय। स्पर्श का मतलब छूना। मुख के किसी न किसी भाग को जिह्वा छू करके इन वर्णों का उच्चारण करती है, इसलिए इसको स्पर्श कह दिया। अंतस्थ, हृदय, इनकी गूंज य व र अंदर गूंज होती है। अंतस्थ, अंतस्थ मानी मन, मन हृदय आत्मा में इनकी गूंज होती है, घोष होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण का जो सूत्र आता है वो क्या सूत्र आता है वो देखना। सूत्र क्या कहता है? सल उष्माण, सल उष्माण। सल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार का मतलब स से लेके ल तक। इतना भी याद नहीं रहे, याद रखे यरलव के बाद में कौन सी लाइन आती है? स है, स है। बस ये चार वर्ण क्या हैं? उष्म वर्ण है। ये चार वर्ण, ये चार वर्ण है अंतस्थ और ये चार वर्ण है उष्म। 25, 4 29 और 4 33। कुल वर्ण जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 33। और 33 क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, व्यंजन कुल कितने होते हैं भाई? 33। व्यंजन हल कितने हुए? 3। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। स्पर्श कितने हैं? 25 हैं। कहां से कहां तक? कैसे लेके मैं तक, पांचों वर्ग। अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? यवरल। उसमें कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? स है। मित्रों, ये हमारा व्यंजन तक का जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट कक्षा में अपन जो है वो व्यंजन वर्णों का क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमें इसमें उच्चारण स्थान अभी पढ़ने बाकी हैं और यत्न के आधार पे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करना बाकी है। उसके बाद जो नवीनतम बिंदु जो अभी इस वर्ष ही रीट कक्षा में जुड़े हैं संस्कृत विषय को लेकर के, पहले मैं वो कठिनतम बिंदुओं का बच्चों का अध्ययन करवाऊंगा। उसके बाद अपन क्रमबद्ध चलते रहेंगे, कोई विषय नहीं। बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर जो नए विषय जुड़े हैं वो हमें नहीं पढ़ाए गए, कोरोना की वजह से नहीं पढ़ाए जा चुके हैं, तो वो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। छंद है, अलंकार है, संख्या ज्ञान है, सूक्तियां हैं, है ना। आपका माहे सूत्र तो मैंने आपको पढ़ा दिया। और भी जो बिंदु है, घटिका योजन है, तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा ईमानदार बने, थोड़ी स्वार्थ प्रवृत्ति को त्यागें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाएं, ज्यादा से ज्यादा वॉचिंग टाइम नहीं, वॉचिंग टाइम कम आ रहा है तो वॉचिंग टाइम अपने को क्या करना है? बढ़ाना है और अपने को आगे बढ़ना है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी आशा के अनुकूल निकलेंगे। ढंग से पढ़ो, स्वस्थ रहो, घर पे रहो, माँ बाप का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।